टेंथ हिंदी मीडियम का 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, वो किस तरह से आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बारे में हम आज देखेंगे। मैथ्स 1 का मैं दिनेश सर हूँ, माहिम स्कूल से, माहिम म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से, हिंदी मीडियम। तो 10th क्लास का मैथ्स 1 का पेपर, बोर्ड पेपर के क्वेश्चन नंबर 4 आज का अपना टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा एग्जांपल्स लेकर सॉल्व करके बताएंगे। तो आप जिसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पेपर का आपको पता है, इसके पहले हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था और शायद आप लोगों ने सभी ने अटेंड किया था। अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। अगर आप लोगों की और कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर से उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं या कोई भी और टीचर आकर रिपीट कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सभी स्टूडेंट के लिए ही है। आपको मैथ्स में गणित 1 भाग 2 में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसका हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि आ जाते हैं लेकिन हम लोग उसको कर नहीं पाते, तो उसके लिए हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो प्रैक्टिस पर आपको ध्यान देना होगा। आप ऐसा एक रफ रजिस्टर बना लीजिए जिसमें आप छोटे-छोटे एग्जाम्पल या फिर बड़े-बड़े जो भी नहीं समझ रहे हैं या जो समझ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना है और अपने फ्रेंड से पूछना है, सबको शेयर करना है। जो प्रॉब्लम्स नहीं आती वो फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, वो पीरियड में किसी से भी कोई भी टीचर होंगे प्रेजेंट, उनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। यानी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए किसी भी, अगर कोई डाउट रहे आपको कोई भी मैथ्स के प्रॉब्लम में तो आप उसको शेयर करो, उस बात को अपने तक नहीं रखना चाहिए, ताकि मैथ्स के प्रॉब्लम आसानी से हल कर सके और आपको हर एक स्टेप पर मार्क्स मिलते हैं। अगर आप कहीं रुक गए तो वहां के आपको मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो किसी भी फ्रेंड से या टीचर से, या टीचर जो भी होंगे, सर होंगे, उनसे भी कांटेक्ट करके आपको समझना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन नंबर फर्स्ट का है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। आपको पता है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण लेसन नंबर फर्स्ट है। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो मैंने अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगा। तो आप इसके अलावा और कोई दूसरे एग्जाम्पल होंगे जो थोड़े, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है तो थोड़े से टिपिकल होंगे, लेकिन इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो जैसे कि हमने लेसन नंबर 1 में 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में हमने बहुत बार देखा है कि छोटे-छोटे क्वेश्चन भी देखा है, 1 में आते, 2 में आते, फिर 3 क्वेश्चन नंबर भी देखा है। अभी 4th स्टार्ट करते हैं, जिसका मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट एग्जांपल लेसन नंबर 1 का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उदाहरण हल कीजिए। 4 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 3। सेकेंड वाली जो समीकरण दी है वो 2 बटे एक्स माइनस वाई माइनस 3 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 5। इस तरह से हमको हल कीजिए बोल के उदाहरण दिया गया है। तो हमको इसको सबसे पहले 2 समीकरण में हम इसको बांट देंगे, अलग से सेपरेटली 2 समीकरण में हम इसको रख देंगे या उनको इंडिकेट कर देंगे 2 समीकरण में कि पहली समीकरण 4 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 3, इसको हमने फर्स्ट समीकरण नाम दे दिया, यहाँ आपको दिख रहा है। उसके बाद 2 बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस वाई माइनस 3 एक्स प्लस वाई बराबर 5, जैसे कि हमने यहाँ सेकेंड समीकरण का नाम दे दिया। अब हमको ये जो समीकरण है इसमें ऐसा लग रहा है कि इतने सारे बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं, इससे कोई हमको प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन हमको इसको आसान तरीके से हम इसको हल कर देंगे। इसको आसान तरीके से हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हर में वैल्यू है यानी चरांक है एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई है और एक्स प्लस वाई है, इन हर के जो चरांक है इनको हमको m या n मानना होगा। तो हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट
वाली जो स्टेप है उसमें क्या किया है कि 1/x माइनस वाई उसको हमने m मान लिया है, यहाँ पे हमने m मान लिया है, और 1/x प्लस वाई इसको हमने n मान लिया है। इस तरह से तो हमने जब ये इसको अगर मान लिया तो ये बहुत आसान हो गया हल करने के लिए, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पहले भी देखा है जो आसान वाले हैं। तो ये हमको हमारे लिए ये आसान हो गया क्योंकि हमने उसको मान लिया। एक 1/x माइनस वन को m मान लिया और 1/x प्लस वन को n मान लिया। तो अब हमारी जो न्यू समीकरण आएगी वो बहुत आसान वाली हो जाएगी। देखो न्यू समीकरण हम क्या आ रही है, फर्स्ट वाली न्यू समीकरण आ रही है 4m प्लस n बराबर 3 मीन्स इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 3 आ गई है, समीकरण तीसरी आ गई, क्योंकि हमने उसे m और n मान लिया था, इसलिए हमको ये शॉर्ट फॉर्म उसका मिल चुका है। वैसे ही जो सेकंड वाली समीकरण थी उसको भी ऐसा ही लिखना है आपको। यहाँ पे 2 था तो 2 इसको हमने m माना था तो 2m माइनस 3n बराबर 5 हो गया। इस तरह से हमको फोर्थ समीकरण मिल गई। ये फोर्थ 3 और 4 समीकरण इतनी आसान हो गई। इसके बाद हमको समझ में आएगा कि उसको उसकी लास्ट वाली या सेकंड वाली उसके बाद वाली जो स्टेप है वो क्या होगी। तो में हमको देखना है अब ये दो तीसरी और चौथी जो समीकरण आई है इसको हमको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए हमको सिर्फ एक ही बात का ध्यान में रखना होगा, जो 4n प्लस n बराबर 3 और जो फोर्थ वाली समीकरण थी 2n माइनस 3n बराबर 5, तो इसके कोई भी सहगुणांक जो है वो समान नहीं है। इसको हल करने के लिए हमको इनके कोई भी एक के सहगुणांक को समान करना होगा, यानी कोई भी एक के चर के गुणांक को समान करना होगा। तो आप 4 और 2 को भी कर सकते हैं या फिर n और 3n को भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे आसान वाला तरीका लिया कि जो समीकरण 3 है, समीकरण जो 3 है उसमें 3 का गुना कर देंगे। तो फोर्थ में भी 3 का गुना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ में भी 3 का गुना है, और समीकरण 3 में भी हम 3 का गुना कर देंगे। तो समीकरण 3 में अगर गुना करते हैं, हमने यहाँ ऐसा इस तरह से लिख दिया है, समीकरण 3 में गुना करते हैं तो क्या होगा, 3 का गुना कर देंगे 4 में तो 12m हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 12m आ गया, यहाँ पे यहाँ 12m आ गया, और वहां n है तो n में 3 का गुना कर देंगे तो 3n आ गया। इस तरह से हमने यहाँ इस समीकरण में 3 का गुना किया, और यहाँ पे 3 था, आप पीछे ऊपर देख सकते हैं वहां 3 था तो वहां 3 का और गुना कर दिया तो आपको वहां पे 9 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक न्यू समीकरण और तैयार हो गई, समीकरण 5th नंबर की तैयार हो गई। अब जो 4th नंबर की थी ऑलरेडी एज इट इज लिखना है हमको, जैसे 2m माइनस 3n बराबर 5, जैसे कि वैसा लिखना है। तो 5th और 4th हमको ये दो समीकरण को देखना है। ये दो समीकरण से हमको क्या करना है कि ये जो उसका सेम वाला गुणांक है 3 और 3 वाला, तो हम इसको सेम वाला गुणांक को क्या कर देंगे, क्योंकि प्लस 3n है और माइनस 3n है, तो इसको हम इस समीकरण को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे हमने जोड़ दिया, इस समीकरण को जोड़ने के बाद वो जो 3n और माइनस 3n है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 12m प्लस 2n, तो यहाँ 14 आ जाएगा इस तरह से। और उसके नीचे में उसके बराबर में 9 प्लस 5 कर देंगे तो वो भी 14 आ जाएगा। इस तरह से हमको उसे जोड़ देना है, और 14m बराबर 14 इस तरह से आता है, तो m बराबर 14/14 यहाँ मैंने कर चुका हूँ, और 14/14 मीन्स 1 होता है। तो ये आसानी तरीके से हमको m का मान मिल गया। इतना आसान है, इतना मस्त है एग्जाम्पल, हमको क्वेश्चन देखकर इसमें प्रॉब्लम्स होंगी ऐसा हमारे माइंड में विचार लाना नहीं है, हमको सिर्फ मानना है। हमने जो माने थे उसको हम बाद में निकाल लेंगे, लेकिन हमको मानना है, उसको आसान करने के लिए, हमको समीकरण बनाने के लिए उसको हमको m या n, आप चाहे तो a या b भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही जो m का मान 1 निकला हुआ है उसको हम समीकरण किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो मैंने यहाँ फोर्थ समीकरण में रख दिया। आप देखो यहाँ पे मैंने दिया है कि m बराबर 1 यहाँ समीकरण 4 में रखने पर, तो m का मान अब 1 रखना है समीकरण 4 में, तो 4m प्लस n बराबर 3, ये समीकरण 4 है। इसमें मैंने m की जगह 1 रख दिया, तो बॉक्स में मैंने 1 कर दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर
प्लस n बराबर 3 जैसे का वैसा है। अब इसको 4 गुना 1 कर देंगे तो 4 आता है, प्लस n बराबर 3। ये 4 को राइट साइड लेके गया, इस साइड लेके आना है, तो क्या होगा 3 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस 4 था, उसका साइड चेंज हो जा साइड अगर बदलता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस था तो इधर माइनस आ गया, तो -4 हो गया, तो 3 में से 4 गए। अब हमको ऐसा निकालना है तो हमको उसका आंसर मिल जाता है -1। इस तरह से हमको n का मान -1 मिलता है और m का मान +1 मिलता है। तो ये हमने ये दो आसान तरीके से इसको देखा। उसके बाद हमने तो m और n का मान निकाल लिया, लेकिन हमने किसी और को m और n माना था, तो उसको भी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो वो देखते हैं वो क्या है। देखो अभी यहाँ पे हमने यहाँ माना था m यानी क्या होता है और n यानी क्या होता है, तो हमने यहाँ किंतु लिया है और m का मान हमने क्या लिया था, जब भी हमने स्टार्टिंग में देखे थे 1/x माइनस वाई को हमने m माना था और 1/x प्लस वाई को n माना था, तो हमको यहाँ पे उनका मान रख देना है m और n की जगह। तो मैंने यहाँ पे समीकरण बनाई है, इस समीकरण में यहाँ m का मान मैंने 1 रख दिया और n का मान -1 रख दिया। इस तरह से हमने उन समीकरण में रख दिया। फिर से हमको यहाँ पे एक न्यू समीकरण प्राप्त होगी, ये न्यू समीकरण को भी हल करना है, इसको भी आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट जो 1 का मान निकाला, उसमें ये जो x माइनस y है, ये अब लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, तो गुना 1 कर देंगे x माइनस वाई को, तो ऑलरेडी उतना ही आएगा, इसलिए मैंने इधर x माइनस वाई बराबर 1 लिखा है। ये समीकरण 6 आ गई है। ये हाँ हमने देखा ये समीकरण 6 आ गई है, तो x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 6 हमको मिल चुकी है। अब वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ -1 आया था n का मान, तो n का मान -1 आया था, तो ये वाला जो नीचे वाला हर वाला मान है x प्लस वाई वाला, ये सब इधर लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, तो इनका भी साइन चेंज हो जाएगा, -y और -x हो जाएगा। यहाँ मैंने लाया है -x -y और इधर ऑलरेडी 1 है बचा, तो ये 1 जैसे का वैसा है, तो वहां -x और -y बराबर 1। इस तरह से हमको वहां की भी नेक्स्ट वाली जो समीकरण है न्यू 7 समीकरण, वो भी हमको मिल रही है। अब ये दोनों समीकरण मिल गई हैं 6 और 7, इसको हमको क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि एक जो उनका साइन है, एक x वाला साइन है जो चेंज है, तो चेंज है तो हम इसको जोड़ देंगे, अगर वो समान होते तो हम उसको घटा देते। तो यहाँ पे x और x वाला जो चर है उनका साइन चेंज है ना, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हम इसको जोड़ देंगे। तो मैंने इसे जोड़ दिया ये दो समीकरण को जोड़ने पर करने के बाद -2y बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि हमको 1 और 1 को जोड़ देना है, तो 2 आ जाएगा। इस तरह से फिर 2/-2 हो जाएगा या फिर -2/2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा -1। इस तरह से इसका y का मान निकल गया है -1। अब ये जब y का मान हमको -1 निकल चुका है, तो ये दूसरी समीकरण में किसी भी एक जो समीकरण होगी उसमें रख देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा 6th वाली समीकरण में मैंने रख दिया y बराबर -1, यहाँ समीकरण 6 में रखने पर 6 में y का मान रख दिया, तो यहाँ पे जो y है, इस y में हमको यहाँ y जो है इसमें हमको -1 रखना है, तो यहाँ y की जगह मैंने बॉक्स में -1 रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया। अब क्या होगा, ये वाला जो टर्म है ये राइट साइड में चले जाएगा, यानी 1 जो है एक राइट साइड में चले जाएगा, तो ऑलरेडी x प्लस 1 बराबर 1 है, तो एक 1 जो है लेफ्ट साइड का वो राइट साइड में आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 और 1 - 1 मीन्स 0 होता है। तो इस तरह से x का मान हमको 0 मिला है, ये समीकरण को, और इसमें y का मान -1 मिला है। हमको इस तरह से इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से और कोई दूसरे एग्जाम्पल्स होंगे आपके बुक में, तो आप उनको भी आसान तरीके से हल कर सकते हैं। हमको सबसे पहले स्टेप ये रखना है कि उतना बड़ा जो एग्जाम्पल होगा या पेपर में जो आते हैं उनसे हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको उसको मानना पड़ेगा कि ये जो हर वाले जो टर्म्स है उसको हमने a मान लिया या b मान लिया या फिर m मान लिया,
या फिर n मान लिया या फिर x y या z मान लिया, आपकी इच्छा, जो जो भी अल्फाबेट से आप मान रहे हैं उस तरह से हमको ये वाला जो एग्जाम्पल है वो साधारण समीकरण के तौर पे हम इसको हल कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट वाला जो है वो समीकरण हल हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इसी में सेकंड जो क्वेश्चन है वो कभी कभी ये जो विशाल वाला है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये जो विशाल ने 900 किमी का सफर कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। तो ये जो एग्जांपल है बेटा, ये मोस्ट टाइम बोर्ड के 4 मार्क्स के लिए या क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा था तो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताना चाहा। तो ये फोर्थ वाला जो ये वाला जो सेकंड एग्जांपल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 में आ सकते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा इसकी जो कंडीशन है, हमको ये भी जो एग्जांपल है ये एग्जांपल से डरना नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इतना क्वेश्चन देखकर हम पहले ही ये हो जाते हैं कि ये कैसे हम इसको हल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेप में इसके इक्वेशन या समीकरण छुपी हुई है। वो समीकरण जैसे ही हमको मिलती है वैसे हमारा प्रॉब्लम्स हल करना बहुत आसान हो जाता है। अभी इसके पहले वाले आपने उदाहरण में आपने देखा कि उतनी बड़ी समीकरण रहने के बाद भी उसको हमने अगर m या n मान लिया तो बहुत आसान हो जाता है। वैसे ही ये वाली जो समीकरण है या ये वाला जो उदाहरण है इसमें भी इतना कुछ विचार नहीं करना है, हमको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप लोग, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप घर में। तो ये ऐसे एग्जाम्पल और दूसरे एक्सरसाइज में होंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन में दिया है, विशाल ने 1900 किमी का सफर कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। यानी उसने विशाल ने 1900 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन कुछ बस से तय किया और कुछ हवाई जहाज से तय किया। तो बस का जो औसत वेग था 60 किमी यानी किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर तक बस चलती थी, और तथा हवाई जहाज की औसत वेग था 700 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 700 किलोमीटर 1 घंटे में हवाई जहाज चलता था। तो यदि इस सफर को उसे 5 घंटे में पूरा कर लिया तो विशाल ने बस से कितनी किमी का सफर तय किया होगा। अब इसके क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, उसी में हमको मानना है। अब विशाल ने दो चीज से सफर किया, एक बस था और एक जहाज था। अब एक बस था और एक जहाज था, हवाई जहाज था। तो उसको हमको पहले विशाल ने जो दूरी तय की थी बस की, हमको उसको x मान लेना है। बहुत आसान तरीके से हमको उसे x मान लेना है। और जो विमान की दूरी तय की थी उसको y मान लेना है। बस इतना सा करना है हमको। अगर हमने ये x और y मान लिया, ये समझ में आ गया, तो हम इसको आगे की स्टेप में कैसा करेंगे वो भी हमको समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, x और y मान लेना है। तो x हमने क्या, बस की दूरी को हमने x माना था और विमान की दूरी को जो तय किया था उसको हमने y मान लिया। हमको बस इतना सिंपली मान लेना है। उसके बाद बस से यात्रा करते समय क्या हो गया होगा, जब हम यात्रा करते हैं तो हमको समय लगता है। अब ये जो समय होता है ये दूरी बटे वेग होता है। आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, जब आप लोग घर से स्कूल जाते हैं तो समय लगता है, और ये जो समय के साथ साथ हमको दूरी का भी ख्याल रखना पड़ता है, और कितनी स्पीड से चले उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए इसका एक छोटा सा सूत्र है, यानी बस से यात्रा करते समय जो उसका समय है, लगने वाला जो समय है वो दूरी बटे वेग, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो दूरी बटे वेग, तो दूरी हमने यहाँ पे x मान लिया था जब भी, क्योंकि बस से यात्रा कर रहा था तो बस से हमने x माना था, तो x बटे वेग यहाँ पे 60 दिया है, क्योंकि बस का जो वेग दिया था यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, तो हमको वहां पे लिखना है 60 यानी x बटे 60, इस तरह से हमको ध्यान में रखना है। और उसी के बाद दूसरा जो है, विमान से यात्रा करते समय उनका जो समय होगा वो भी सेम सूत्र होगा, दूरी बटे वेग। तो दूरी इसमें कितना था, y हमने जो माना था ऊपर, और बटे वहां पे कितना उनकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, वेग थी वो 700 थी, तो 700 प्रति घंटा थी, तो हमको लिखना है y बटे 700। इस तरह से हमने
यहाँ दो जो है पहली वाली और सेकंड वाली जो कंडीशन थी उसको हमने नोट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ यात्रा करने पर कुल लगने वाला समय आपको पता था 5 घंटा, 5 हावर जो समय लगा उसको पूरा टोटल करने के लिए। अब इनके बाद अब जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वही समीकरण यानी वो जो शर्त दी गई है उसके बाद ये शर्त को हमको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। क्वेश्चन में बोला गया है कि विशाल ने 1900 किलोमीटर का सफर बस से और कुछ जहाज से तय किया। तो हमने बस को हमने एक्स माना था और जहाज को हमने वाई माना था। जहाज की जो सफर तय किया उसको हमने वाई माना था। तो एक्स प्लस वाई बराबर 1900 या 1900 ये हमारी फर्स्ट पहली वाली शर्त थी, हमने जो यहाँ पे नोट कर दिया है क्योंकि पहली वाली शर्त थी। अब दूसरी वाली शर्त क्या होगी? तो दूसरी वाली शर्त के अनुसार क्या था जो हमने अभी निकाला ऊपर, ये जो निकाला है बस का लगने वाला समय और हवाई जहाज का लगने वाला समय, तो इसको हमको ध्यान देना है कि बस से गया वाला जो समय था उसमें था x बटे 60 और जहाज से जाने वाला समय था उसमें था 7 y बटे 700। तो हम दोनों को प्लस करेंगे और उसमें कितना समय लगा था टोटल 5। यहाँ पे दिया गया है ये 5 समय लगा था, 5 घंटे लगे थे, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से समीकरण बना ली। कौन सी? एक समीकरण हमने बनाई x प्लस वाई बराबर 1900 और दूसरी शर्त के अनुसार हमने जो समीकरण बनाई वो है x बटे 60 प्लस वाई बटे 700 बराबर 5। इस तरह से हमने दूसरी समीकरण तैयार की। अब इसको ये जो दूसरी समीकरण है ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? साधारण स्वरूप में हमको इसको लाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साधारण स्वरूप में इसको कन्वर्ट करते समय हमको इसकी भी 2 स्टेप है। ये जो लास्ट वाली जो है समीकरण इसको साधारण में कन्वर्ट करते समय 2 स्टेप है। एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इसको कर सकते हैं, या फिर इसका साधारण है लसावी निकाल सकते हैं। लसावी निकालो तो बहुत आसान हो जाता है, तो लसावी हम इसका निकाल सकते हैं। तो जो उसका हमने लसावी निकाला था 60 और 60, ये देखो जो हर में दिया था 60 और 700 जो दिया था, हमको उसका साधारण लसावी निकालना है। तो लसावी हमने उसका निकाला तो यहाँ पे 2100 आ गया, यानी 2100 या 2100 हम बोल सकते हैं उसको। अगर आप इस स्टेप से भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, या फिर साधारण क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं तो भी चलता है। लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या होता है, बहुत टाइम जाता है और बोर्ड के एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम उसको गुना करते रहेंगे। इसलिए हम उसका फास्ट अगर हमको करना है तो लसावी निकाल लो। तो लसावी निकालने के बाद में उसका जो लसावी होगा वो 2100 होगा। तो 2100 में क्या करना पड़ेगा हमको? 2100 का हमको वो जो सेकेंड वाली जो समीकरण थी उनमें 2100 का सभी पक्षों में गुना कर देंगे। तो हमने यहाँ देखा 2100, यहाँ पे भी लिखा 2100 और यहाँ पे भी लिख दिया 2100। तीनों पक्षों में दोनों पक्षों में हमने 2100 का गुना कर दिया। अब जब हमने इसको गुना भाग किया तो ये 60 और ये 2100 को काट देंगे तो हम ये 35 आ जाता है, और ये 2100 और ये 700 को हमने काट दिया या उसका बटे भाग कर दिया तो वो 3 आ जाता है। हमने यहाँ 3y लिखा है। उसी तरह से हमने इनका गुना किया 2100 गुना 5, तो इस तरह से 10,500 आ जाता है। तो हमको ये साधारण जो है स्वरूप हमको इसको मिल जाता है। तो इस अब क्या करना पड़ता है कि जो 35x आया है प्लस 3y आया बराबर 10,500 आया। तो ये जो है इक्वेशन 3 समीकरण 3 बन चुकी है। अब ये फर्स्ट और थर्ड वाली समीकरण में हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो सहगुणांक समान करना पड़ेगा, किसी भी चर का सहगुणांक समान करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 जो हमारा आया था x माइनस वाई बराबर 1900 या 1900, तो उसमें 3 का गुना कर देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 3 का गुना किया तो 3x प्लस 3y हो जाएगा, और फिर 1900 में 3 का गुना किया तो 5700 इस तरह से हमको आ रहा है। क्योंकि हमको कोई भी एक सहगुणांक आसान करने के लिए, इसको हल करने के लिए, x और y का मान निकालने के लिए हमको कोई भी एक चर का सहगुणांक को समान करना होता है। तो इस तरह से मैंने इक्वेशन फर्स्ट में या समीकरण 1 में मैंने 3 का गुना करने पर हमको जो मिलता है न्यू समीकरण, वो समीकरण 4 मिल जाती है।
इस तरह से हमको ध्यान में रखना है। अब जो हमारी थर्ड थी और समीकरण फोर्थ थी, हम इन दोनों को घटा देंगे। दो समीकरण हमने लिख दिया, मिल गई है हमको, अब हम इन दोनों को आसानी से घटा देंगे। तो घटाने के बाद में क्या होगा, ये घटा दिया हमने इनको। क्यों घटा दिया? क्योंकि सबके साइन समान है, इसलिए हमको इनको घटाना पड़ेगा। किसी भी चर का जो साइन है वो डिफरेंट रहता तो घटाना नहीं पड़ता, जोड़ना पड़ता है। तो हमने इसको यहाँ पे घटा दिया। अब घटाने के बाद आपको पता है ये 3 और ये भी जो -3 होगा ये कैंसिल हो जाते हैं। तो अब ये 35 में से 3 गए, आपको पता है 35 में से 3 गए, 35 x माइनस 3x तो 32x बच जाता है। और यहाँ से भी इसको माइनस कर देंगे तो 4800 बच जाएगा। ये आप इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये अच्छे से क्लियर होगा। और अब ये x बराबर 4800 को हम ये 32 बटे कर देंगे और इसको दोनों को हल करने के बाद x का मान 150 आता है। अब हमको ये ध्यान में रखना है 150 आ गया है तो वो x किसे हमने माना था, बस से तय की गई दूरी। विशाल ने जो बस से तय की गई थी दूरी उसको हमने x माना था। तो आपको यहाँ आंसर में ये लिखना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है उत्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो हमारे आधा मार्क्स जो है वो कट जाता है। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर हमको लास्ट में लिखना ही पड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है बेटा। तो विशाल द्वारा बस से तय की गई दूरी इस तरह से हम लिख सकते 150 किलोमीटर है। इस तरह से हमको ये उदाहरण देखना है। इसकी फिर से हम बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। पीरियड खत्म होने के बाद या जब भी आपको टाइमिंग मिलता है बेटा तब आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में 2 लेसन से भी या 3 लेसन यानी पूरे लेसन से आते हैं, लेकिन आपको पता है कि 4th और 6th लेसन है, इस बार कैंसिल हुआ है मैथ्स 1 में। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए लेसन नंबर 1 का 2 एग्जाम्पल लिया था और अभी क्वेश्चन लेसन नंबर 2 का भी उसके 2 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि वो भी आ सकते हैं। अब ये जो वर्ग समीकरण है पार्ट 2 का, इसमें जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार आता है, लेकिन इस समीकरण में मैं कुछ भूल चुका था तो मैंने उसे नोट नहीं किया। आपको देखो यहाँ पे मैंने दिया है एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स वर्ग वाला, एक्स वर्ग प्लस 10x प्लस 2। ये जो समीकरण है इसको सूत्र विधि द्वारा हल करो, इस तरह से आता है, लेकिन वहां पे मैं भूल गया लिखना। इसको सूत्र विधि द्वारा हल करो, इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं। आपको वहां पे विधि दी गई होगी तो आपको सूत्र द्वारा हल करना है, अगर विधि दी नहीं होगी तो आप किसी भी स्टेप से या किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। लेकिन वहां स्पेशल इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस यानी एक्स का वर्ग प्लस 10x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ समीकरण सूत्र विधि द्वारा हल करो, इस तरह से वहां पे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो सूत्र विधि द्वारा हल करना है तो हमको सूत्र ध्यान में रखना है कि सूत्र क्या होते हैं इसके। आपको पता है मूल निकालने का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी का वर्ग माइनस 4ac बटे 2a, ये उसका सूत्र है। आपको इसको इस सूत्र, कभी कभी ये सूत्र 1 मार्क के लिए भी आ जाता है, इसलिए ये सूत्र को आपको ध्यान में रखना ही है, याद कर लो। आप कहीं भी चलते समय इसको बड़बड़ करते ही रहने का, ताकि बेटा आपको इजी हो जाए याद करने के लिए। अभी हमारे पास टाइम है तो आप इसको जल्दी से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा है सूत्र। माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी का वर्ग माइनस 4ac बटे 2a, इस तरह से इसका सूत्र है, उसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी एग्जाम्पल है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्योंकि सूत्र हमको ये सूत्र में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देते ही है बोर्ड वाले जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में आता ही है। तो इसको भी हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले वो जो समीकरण दी गई है उस समीकरण, वो जो इक्वेशन दी गई है, वर्ग समीकरण जो दी गई है उसका सबसे पहले हम मान रख लेंगे, यानी वास्तविक संख्या जो ए बी सी था इनका सबसे पहले हमको मान निकालना पड़ेगा, ए बी सी का मान क्या है। तो इसको साधारण
समीकरण वर्ग समीकरण से तुलना कर लेंगे, यानी तुलना करके हम उसका मान निकाल लेंगे। तो a का मान कितना है, आपने देखा यहाँ a का मान कुछ नहीं है तो वहां 1 होगा, इस तरह से। फिर b का मान कितना है, यहाँ 10 दिया है समीकरण में, b का मान तो हमको यहाँ 10 लिखना है। फिर c का मान कितना है, साधारण स्वरूप में c का मान यहाँ पे कितना दिया है 2, तो हमको यहाँ 2 लिखना है। इस तरह से अगर हमने निकाला, एक एक स्टेप में मैथ सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है, हमने जितना लिखा है हमको उतना परफेक्ट मार्क मिलेगा। आधा 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 मार्क्स मिलते जाता है। हमने एक लाइन लिखा, उसका आधा मार्क्स मिलेगा। तो हमने ए बी सी का इस तरह से साधारण स्वरूप से हम उनका मान निकाल लिया। उसके बाद में आप डायरेक्टली इसको सूत्र द्वारा, यानी ये वाला जो सूत्र है, ये सूत्र द्वारा डायरेक्ट लिखकर भी हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और आसान स्टेप दिया है कि जो करनी के अंदर में है, बी का वर्ग -4ac जो वाला भाग है करनी के अंदर, आप सबसे पहले उसको भी हल कर सकते हैं। या अगर उसको हल नहीं करना है तो डायरेक्टली सूत्र रखकर, सूत्र में सबका मान रखकर हम उनको हल कर सकते हैं। लेकिन हमने अगर थोड़ा आसान बनाने के लिए हमको करनी वाला जो रहता है, करनी के जितने भी अंदर होंगे बी का वर्ग -4ac, हम सबसे पहले उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया b का वर्ग -4ac। तो अब हमारे पास में सबके मान हैं, a का भी मान है, b का भी है और c का भी है। तो b का मान है 10, तो हमने 10 का वर्ग कर दिया इस तरह से, ये 10 का वर्ग हो गया। और माइनस का जैसे का वैसा लिखना है, ये माइनस जैसे का वैसा। 4 ऑलरेडी वहां पे दिया है, तो 4 जैसे का वैसा गुना a का मान 1 है तो हमने 1 लिखा, गुना c, तो c का मान अगर 2 है तो हमने यहाँ 2 लिखा। इनका 10 का वर्ग आपको पता है, नेक्स्ट स्टेप में 10 का वर्ग क्या आता है 100, आपको बहुत बार पता है। 10 का वर्ग 10 का स्क्वायर 100 होता है। फिर माइनस जैसे का वैसा ऊपर से स्टेप, और 4 गुना 1 गुना 2 इस तरह से, यानी 4 गुना 1 गुना 2 इस तरह से हम करेंगे, तीनों को गुना तो 8 आ जाता है, 8 आ गया। तो 100 में से 8 को हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 100 में से 8 को हमने माइनस किया तो 92 उसका आंसर आ जाता है। यानी ये जो है करनी के अंदर वाला जो हमने अभी पहले सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर 92 आया। अब हम सूत्र लिखेंगे, हमको सूत्र लिखना होगा मूल निकालने का, वर्ग समीकरण के मूल निकालने का ये सूत्र है, इसको हमको हमेशा याद रखना है। x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b का वर्ग -4ac बटे 2a बटे 2a, इस तरह से हमको ध्यान में रखना है। और ये जो है सूत्र, इस सूत्र में इनका मान रखना है। अभी आ गया -b, तो -b, तो b का मान 10 है तो मैंने लिख दिया यहाँ 10, माइनस का माइनस जैसे का वैसा लिखना है। फिर उसके आगे प्लस माइनस है तो दोनों प्लस माइनस जैसे का वैसा लिखना है। फिर उसके आगे करनी है तो करनी भी जैसे का वैसा लिखना है। और करनी के अंदर जितना भी हमने अभी इसके पहले वाले इसमें निकाला था -b का -4ac, ये जो इसका मान 92 आया था, तो हमको यहाँ 92 करनी के अंदर लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया गया है। और बटे 2a, a का मान 1 है तो हमने यहाँ 2 गुना 1 लिख दिया। उस तरह से ही यहाँ पे देख लो। अब यहाँ जब 92 आ गया तो हमको क्या करना है बेटा, इस 92 का ये ध्यान में रखना है कि 92 का तो कोई वर्ग है ही नहीं, या कोई 92 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, इस 92 को ऐसा 2 भागों में डिवाइड करेंगे जिसका एक नंबर जो है वो किसी का वर्ग होना चाहिए, जिसका एक नंबर किसी का वर्ग होना चाहिए। जैसे ये 92 करनी में है तो इसका मैंने 4 गुना 23 किया, 4 गुना 23 किया, तो जो 4 है वो किसी का वर्ग है, यानी इन दोनों में से जो एक नंबर है वो किसी का वर्ग होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर मैं यहाँ पे उदाहरण में मैं करनी में अगर 100 लाता तो आप डायरेक्टली आंसर लिख देते, 10 उसका आंसर आ रहा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़े टिपिकल होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है, जो करनी वाला अगर किसी का वर्गमूल नहीं है, इसका मतलब हमको उस नंबर को 2 में हमको भाग दे देना है। तो 2 में यानी 2 में डिवाइड करना है। किस तरह से कि एक वो नंबर जो होगा वो किसी का तो भी वर्ग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 4 लिया है तो 4 जो है वो किसी नंबर का वर्ग है, 2 का वर्ग है, इसलिए एक
कोई भी इन दोनों नंबर में से एक किसी का तो भी वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 जो दिया है वो किसी का वर्ग है, 2 का वर्ग है, और उसके गुना में 23 आया तो 23 गुना 4 किया तो हमको मिलता है 92 मिलता है। तो यहाँ पे 4 गुना 23 लिया गया। तो अब 4 को हम बाहर निकाल देंगे। 4 को बाहर निकालना है करनी के बाहर, इसका मतलब वो करनी के अंदर 4 है, तो करनी के बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 आ जाएगा, और इधर जैसे का वैसा ही रहेगा। -10 प्लस -2 करनी में 23/2, क्योंकि नीचे में हर में 2 गुना 1 था, a का मान 1 था, तो हमने 2 गुना 1 किया तो 2 ही आता है। तो -10 प्लस 2 करनी में 23/2, इस तरह से हमको ये प्रॉब्लम आंसर हमको मिला। लेकिन इसके आगे भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 10 है और ये जो 2 करनी में 23 है, इन दोनों में 2 है, तो हमने यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, ये वाला 2 हमने बाहर निकाल लिया। तो अब अंदर क्या बच जाएगा, एक तो -5 बच जाएगा ये वाला, और यहाँ 20 करनी में 23 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी 2 निकल गया और ये 10 से भी 2 निकल गया। तो क्या बचेगा, -5 प्लस माइनस करनी में 23। अब ये जो नीचे वाला 2 है हर वाला, और ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बच रहा है हमारे पास -5 प्लस माइनस करनी में 23। इस तरह से हमारे पास आंसर बचा। लेकिन यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार प्लस लिखना है और दूसरी बार हमको माइनस लिखना है। तो एक बार क्या करना है, हमको -5 प्लस करनी में 23 और -5 माइनस करनी में 23, इस तरह से इसके दो मूल आते हैं, तो हमको इसको प्लस माइनस को सेपरेट सेपरेट करना है। इस तरह से हमने ये दो समीकरण या फिर दो इसके मूल ज्ञात किया। तो ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन जो है ऊपर में जो दिया रहेगा कि इस समीकरण को वर्ग समीकरण के मूल सूत्र द्वारा हल करो, तभी आपको ये वाला सूत्र लगाना है। अगर नहीं बोला, सूत्र द्वारा हल नहीं किया, तो आप कोई भी स्टेप से हल कर सकते हैं, कैप वाली स्टेप से हल कर सकते हैं, आपको जिससे आसान लगे। उसके बाद उसी का लेसन नंबर 2 का ही है, ये भी 4 मार्क में आता है, बहुत 4 मार्क क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि दो संख्या वाला कौन सा है, दो संख्या में क्या होता है। ये भी जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हम इसको बोलते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत आसान है, इसको भी हमको ध्यान देना है कि किस तरह से होता है। ये भी बहुत आसान वाला है। अब देखते हैं ये जो दो संख्याओं का वर्ग, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में कैसा दिया है, दो संख्याओं का वर्ग का अंतर 120 है। दो संख्या है यहाँ पे, तो हमको एक संख्या x लेना है, दूसरी संख्या y लेना है, ऐसा नहीं है। अब इसमें हमको कैसे पहचानना होगा कि x और y लेना है क्या, हमको यहाँ पे दिया है, देखो छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का वर्ग दो गुना है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो हमको छोटी और बड़ी संख्या दिया है, तो हमको सबसे पहले छोटी और बड़ी संख्या को मानना पड़ेगा। ये वर्ग समीकरण है, इसलिए हमको x और x ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो उदाहरण है वर्ग समीकरण का है, और वर्ग समीकरण में दो चरांक नहीं होते। दो चरांक यानी पहला लेसन में होता है जो बेटा, उसमें दो चरांक होते हैं, लेकिन वर्ग समीकरण में चरांक सेम होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, पहला वाला वर्ग होता है और दूसरा वाला सिंपल x होता है। तो ये हमको इससे ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पे मानो कि बड़ी जो संख्या होगी वो x है, हमने मान लिया यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो x है, इस तरह से। तो बड़ी संख्या का वर्ग फिर x का वर्ग होगा। जब हमने एक बड़ी संख्या को x मान लिया, तो बड़ी संख्या का वर्ग x का वर्ग होगा। उस तरह से छोटी संख्या का भी वर्ग हमको लेना है। तो छोटी संख्या का वर्ग लेते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ y वाला टर्म्स नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ग समीकरण है, इसमें सेम जो रहते हैं, चर जो रहते हैं वो समान रहते हैं, x का वर्ग रहता है और x रहता है। इसलिए हमको यहाँ पे क्या लेना, छोटी संख्या का वर्ग 2x लेना पड़ेगा। छोटी संख्या का वर्ग हमने 2x लिया, बड़ी संख्या का वर्ग हमने x का वर्ग लिया, छोटी संख्या का 2x लिया। अब शर्त के अनुसार पहली जो शर्त है उसमें दिया गया है दो संख्याओं का वर्ग का अंतर। इसका मतलब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 120। बड़ी संख्या हमने माना था x का वर्ग माइनस जैसे का वैसा, छोटी संख्या का वर्ग हमने माना 2x, तो 2x
बराबर 120। अब ये जो x का वर्ग माइनस 2x बराबर 120 है, ये 120 अंदर में ला लो लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, ये 120 को हमने लेफ्ट साइड में लाया तो माइनस 120 हो जाएगा। अब कभी कभी ये भी समीकरण एक एक मार्क के लिए आ जाती है कि इसमें से ए बी सी का मान निकालो, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना आया। तो सी का मान में अगर माइनस 120 है तो आपको माइनस लिखना होगा। अगर आपने सिर्फ 120 लिखा, 120 लिखा तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ सी का मान 120 नहीं दिया है, माइनस 120 दिया हुआ है। तो ये भी छोटी छोटी बातें हैं, हमको ये बड़े वाले एग्जाम्पल में ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी कभी कभी आ सकते हैं। अब हमारे पास समीकरण आई है एक्स का वर्ग माइनस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब ये जो समीकरण आई है हमारे पास, अब इसको हमको ये जो है इस मेथड से, यानी कैप वाली मेथड से, इसको कैप वाली मेथड बोलते हैं, इसको हमको हल करना पड़ेगा कैप वाली से। यानी इसमें ए और सी का जो मान है 1 है और सी का है 120 है, तो उसको हमको गुना करना है और हमने यहाँ कैप में लिख दिया है 120। अब और इसका जो x वाला टर्म है वो 2 है, तो हमने यहाँ लिखा है 2, यानी माइनस 2 है तो हमको वहां माइनस 2 लिखना है। अब हमको ये देखना है इसमें कैप वाली टर्म में कि इसका जो गुना है 120 आना चाहिए और उनका प्लस माइनस 2 आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। इनका प्लस माइनस 2 आना चाहिए और इसका गुना जो है वो 120 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर लेंगे हम जिसका गुना 120 आता है? जैसे मैंने लिया 12 और 10, जैसे यहाँ मैंने 12 लिया और 10 लिया, तो 12 और 10 को हमने गुना किया तो 120 आता है। उनको अगर मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 2। अब लेकिन मेरे को 12 को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए तो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा आंसर। इस तरह से हमको ध्यान में रखना है और इनके जो साइन है उनको ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा। अब मैंने ये 2x के जगह हमको क्या रखना है, -12 और +10, हमको ये रखना है। तो वही वाली टर्म जो रहेगी, ये वाली जैसे का वैसा, x का वर्ग -2x था, यहाँ पे -2x की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, -12x प्लस 10x माइनस 120 120 जैसे का वैसा बराबर 0। ये हमको ध्यान में रखना है, बहुत आसान है, हमको इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद में अब ये जो मैंने अंडरलाइन की है, ये अंडरलाइन किया है, इसका मतलब हमको ये दो दो टर्म लेना है और दो दो टर्म लेकर अंडरलाइन कर दिया है, वहां से हमको कॉमन निकालना है। जो समान रहते हैं हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने देखा कि ये एक्स वर्ग -12x है, तो ये दोनों टर्म में एक्स कॉमन है, यहाँ से भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो मैंने एक्स को बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट वाली टर्म में देख सकते हो आप, यहाँ एक्स को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में हमको बच गया x-12, ब्रैकेट में x-12 आ गया। तो x-12 ये वाला जो ब्रैकेट है और नेक्स्ट वाला जो ब्रैकेट रहेगा वो समान आना चाहिए। तो अब दूसरी वाली जो स्टेप है, ये वाली टर्म जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इसमें भी 10 और 10, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो हमको 10 को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने 10 को बाहर निकाल लिया, यहाँ ये 10 को बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ क्या बच रहा है, x, यहाँ से देख सकते हैं आप x-12, यहाँ पे भी x-12 बच रहा है। यानी दोनों जो टर्म है, ये जो x-12 और x-12, ये दोनों समान आना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। जब तक ये समान नहीं आता, इसका मतलब आपका कहीं तो भी गलती हुई है, उसको ध्यान में रखना है। अब वो समान आ गया, इसका मतलब हमको एक जो है बाहर वाला टर्म्स लिखना है और एक बॉक्स वाला टर्म्स को लिख देना है। तो मैंने सबसे पहले लिखा है बॉक्स वाला टर्म्स यहाँ, तो बॉक्स वाला टर्म लिखा है मैंने x-12, x-12 वाला लिखना है हमको। तो x-12 वाला जो टर्म है वो हमने लिख दिया, x-12 बराबर 0। अब x-12 बराबर 0 हो गया और उधर x + 10 बराबर 0 हो गया, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब ये -12 को हम 1 मिनट बेटा, -12 को हम क्या करेंगे, राइट साइड में ला लेंगे तो वो 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12, इस तरह से हमारे पास एक x का मान निकल जा रहा है। और दूसरा जो है x का मान है वो x-10 आ जाएगा, क्योंकि हमने वो +10 को राइट साइड में लेके गया, तो -12 आ जाएगा।
इस तरह से हमको सेकेंड वाला भी ध्यान में रखना है। ये इस तरह से एक आ गया +12 और दूसरा आ गया -10। ये हमारे दो मान निकल चुके। लेकिन आपको पता है कि वर्ग संख्या जो रहती है वो ऋणात्मक वाली नहीं होती, इसलिए हमको क्या लेना है, पॉजिटिव वाली लेना है, यानी प्लस वाली, तो 12 लेना है। तो हमको x का मान 12 निकला था, तो हमने x किसे माना था, बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या को x माना था, तो हमने बड़ी संख्या ले लिया। लेकिन बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग है, तो पहले छोटी संख्या का वर्ग लेते हैं। 2x हमने माना था, तो 2 गुना x यानी 12 निकला, तो 20 और दोनों को गुना कर दिया तो 24 आ गया। तो ये छोटी संख्या का वर्ग निकल गया 24। और यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग इस तरह से भी हमको निकालना है, तो ये करनी में 24 आ जाएगा, करनी में 24। तो आपको यहाँ देखना है, बड़ी संख्या जो रहेगी वो 12 रहेगी और छोटी संख्या है करनी में 24 दो बार आएंगे, क्योंकि एक बार प्लस में रहते हैं, एक बार माइनस में होते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको कि ये जो एग्जाम्पल है वो किस तरह से हल हो सकते हैं, या आसानी और किस तरह से हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल था एक। उसके बाद है लेसन नंबर 3 का भी है बेटा। लेसन नंबर 1 और 2 के हमने दो एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद लेसन नंबर 3 का है, लेसन नंबर 3 का एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चंस बोर्ड में पूछता है, बोर्ड में आ जाता है, इसको भी देखना है, बहुत आसान है ये भी। इसमें क्या दिया गया है, लेसन नंबर 3 का मैंने एक उदाहरण लिया। यदि किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 10वां पद 25 तथा 18वां पद 41 हो, तो उस श्रृंखला का 38 यानी 38वां पद ज्ञात करना है। 38वां पद हमको पता नहीं है अभी कि वो 38वां पद कौन सा होगा वो 38वां पद हमको नहीं मालूम। पहला पद क्या होगा ये भी नहीं मालूम हमको, दूसरा पद भी क्या है ये भी नहीं मालूम हमको। यहाँ पे दिया गया है 10वां पद 25 और 18वां पद 41। तो ये जो दो पद दिए गए हैं, आपको तो पता है, आपने बहुत बार इस सूत्र से, पद वाले सूत्र से, आपको पद वाला सूत्र जो है उसको ध्यान में रखना है और इस समीकरण को हल करना है। पद वाला सूत्र टी एन बराबर ए ब्रैकेट में n-1d, इस तरह से जो सूत्र रहते हैं उसको हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले दी गई अंकगणितीय श्रृंखला में 10n दिया है, सॉरी t10 दिया है 25, यानी 10वां पद दिया है, पद यानी t दिया है, t10 दिया है 25 और t18 भी दिया है 41। हमको ये जो मान दिया है इन दोनों का मान हमको समीकरण में उसका सूत्र में रखना होगा। तो मैंने यहाँ लिखा t10 बराबर t10 का यानी tn का जो सूत्र है पद निकालने का उसको ही रखा, क्योंकि यहाँ t10 दिया है। तो t10 बराबर a प्लस n-1d, इस तरह से n-1d, n का मान 10 दिया है तो यहाँ हमने 10 लिखा, यहाँ 10 है और -1d जैसे का वैसा, तो 10-1 कर देंगे बॉक्स को तो 9d आ जाएगा। इस तरह से 9d आ रहा है। तो 25, यहाँ t10 का मान दिया गया है 25, तो यहाँ मैंने 25 लिख दिया। 25 बराबर a प्लस 9d, ये हमारी समीकरण 1 निकल चुकी है। इस तरह से समीकरण 1 निकलती है। तो वैसे ही हमको t18 के बारे में भी, t18 का भी लिखना है, उससे समीकरण हम सेकंड निकाल लेंगे और आसान हो जाएगा हल करने के लिए। तो समीकरण सेकंड का भी बहुत आसान है, t18 दिया गया है 41, तो t18 यानी सेम सूत्र है, हमको वही रखना है, a प्लस n-1d, लेकिन n का मान यहाँ पे 18 दिया है तो t18 लिखा गया है। ये देखो t18 a प्लस 18-1d, 18-1 यानी 17d, ये आ गया हमारा सेकंड समीकरण। अब t18 का मान ऑलरेडी दिया गया है ये 41, तो 41 जो दिया है ये t18 का मान है, तो 41 बराबर a प्लस 17d, इस तरह से समीकरण दूसरी निकल चुकी है। तो समीकरण दूसरी और पहली जो निकली है, आप इसको निरसन पद्धति से हल, किसी भी पद्धति से आप इसको हल कर सकते हैं। अभी तक हमने जो देखा है 2 समीकरण है उसको हल करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या शॉर्ट में थोड़ा सा हल करके दिया है। देखो दोनों जो समीकरण है तो उसमें से मैं फर्स्ट वाली जो समीकरण है तो उसका मैंने निरसन कर दिया, यानी a का मान a बराबर 25 माइनस 9d। अब ये जो मान है हम सेकंड समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ सेकंड समीकरण कौन सी थी, a प्लस 70d बराबर 41 थी, तो हमने इसमें
सेकंड समीकरण में ए का मान रख दिया। देखो मैंने यहाँ ग्रीन लाइन से अंडरलाइन भी किया है, तो ए का मान 25 माइनस 9d मैंने यहाँ ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस 7d बराबर 41। आप ये डी वाले जो है उनको पहले एक साइड ला लो, और जो नंबर वाले हैं उनको एक साइड ला लो। तो ये 41 है, तो 41 ये 25 को मैंने इधर लेके गया, तो माइनस 25 हो जाएगा। तो 41 माइनस 25 करेंगे तो 16 हमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये 17d में से 9d को माइनस करना है, तो 8d मिल जाएगा। तो इस तरह से 8d बराबर 16 हो गया, तो d बराबर 16/8 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका डी का आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से हमको आसान स्टेप, यानी हमको अंतर पता चल गया। अंतर यानी उनके बीच, दो अंकों के बीच का अंतर जो 2 है वो हमको पता चल गया। अब वो 2 का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो मैंने यहाँ 1 समीकरण में रखा, तो समीकरण 1 जो थी a प्लस 9d बराबर 25 थी। अब ये d का मान 2 आया था, उसको हमको यहाँ रख देना है। तो a प्लस 9 गुना 2 बराबर 25, यहाँ मैंने रख दिया। तो 9 गुना 2 18 हो गया, तो ये 18 है, मैंने लिख दिया। और 18 को इस साइड ला लेंगे, तो 25 में से माइनस कर देंगे 18 को, तो 7 आ जाएगा। इस तरह से a का भी मान आ गया 7, a का मान 7 आ गया। a यानी होता है पहला पद यानी t1, और d यानी उनका अंतर। तो a का मान अगर 7 आ गया और 2 का अंतर है, तो दूसरा टर्म पता हो गया हमको कि 9 होगा, तीसरा 11 होगा, इस तरह से। लेकिन हमको पूछा वो नहीं है, हमको सिर्फ ध्यान में रखना है a अगर 7 आ गया और d अंतर 2 आ गया। अब क्वेश्चन में आ जाओ कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 38वां पद ज्ञात करो। 38वां पद यानी कौन सा है? तो क्वेश्चन में ये दिया है 38वां पद ज्ञात करने के लिए हमको फिर से वही समीकरण tn a प्लस n माइनस 1d, यही समीकरण हमको लेना है। उसी समीकरण में n का मान 38 लिखना है। a का मान आपको पता है 7 आया, तो यहाँ 7 लिखा है। n का मान 38, क्योंकि 38 हमको n निकालना है, तो 38 माइनस 1 तो 37 हो गया। ये गुना d यानी 2 हो गया। तो आपको यहाँ 37 माइनस 2 गुना 2 कर देंगे, तो 74 आ जाता है। और ये प्लस प्लस 7 करेंगे, इस तरह से जो 81 को दोनों को जोड़ देंगे तो 81 आता है। तो इस तरह से जो 38 वाला जो पद था, वो 81 वाला जो नंबर होगा वो आएगा। यानी हमको अभी a का पता चला और डिस्टेंस पता चला, पद 2 का t2 का भी पता चल सकता है, लेकिन हमको डायरेक्टली यहाँ 38 वाला पद कौन सा था ये पूछा गया था। तो फिर से हमको वही सूत्र लगाकर उनका मान a का मान के जगह a का मान रखना है, d की जगह d का मान रखना है, n की जगह n का मान रखना है, और सबको हल करते समय, गुना करते समय ध्यान में रखना है, उसके बाद प्लस करना है। इस तरह से 81 इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ये हमको ध्यान में। हेलो सर। हाँ सर। हाँ सर, समय हो गया है, ऑलरेडी 7 मिनट ज्यादा हो गए हैं। तो डाउट का सेशन ले लीजिए, फिर लेक्चर क्लोज कीजिए। ओके। तो बेटा कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 38 का पद तो निकाल लिए, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि nवा पद अगर 99 हो तो n का मान निकालो। यानी nवा यानी लास्ट वाला जो पद है वो 99 होगा, तो उसी में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। क्योंकि ये कैसा है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कभी कभी ये भी आ जाते हैं, या फिर ये कभी नहीं आते, ऐसा भी होता है। तो nवा पद 99 हो तो n का मान ज्ञात करना है। तो nवा पद फिर से वही वाला समीकरण tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, वही समीकरण हमको लिखना है। जहां पे भी बेटा पद वाला जो पद वाला अगर बोला n पद निकालो, t2 निकालो, t10 निकालो, t100 निकालो, t20 निकालो, तो वहां पे पद वाला ही सूत्र लगाना है, ध्यान में रखना है। इसको भी, सूत्र को भी हमेशा याद कर लो। तो tn a प्लस n माइनस 1d सेम सूत्र है, इसमें भी tn का पद जो है 99 दिया गया है, तो n का मान निकालना है। तो tn मैंने 99 लिखा, a का मान 7 आया था, n का हमको निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है n का मान ज्ञात करो, -1 गुना 2। इस तरह से हमको 99 7 जैसे का वैसा, ये 2 का गुना अंदर करेंगे 2n आ जाएगा, और 2 का गुना a1 में भी करेंगे तो 2 आ जाएगा। दोनों को हमको क्या करना है, ये 7 और ये 2 को माइनस कर देना, तो 5 आ जाएगा।
तो 99 बराबर 5 प्लस 2n हो जाएगा ये समीकरण। ये 5 को इधर ला लेंगे हम तो 94 हो जाएगा, 99 माइनस 5 कर देंगे तो 94 हो जाएगा। तो n बराबर 94/2 करेंगे तो 47 आ जाएगा। इस तरह से 38वां जो पद है 81 निकला था और 99 यह 47वां पद था या है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं बेटा, और आपको हमेशा इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। हमारे को ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब बच्चों किसी को कोई प्रश्न वापस से पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपना समय जो है ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। ओके सर, आप सेशन लीव कर दीजिए। ओके, थैंक यू।